तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके लिए डिमांड पे ही बनाया गया है। जैसा कि हमने एक पेपर बनाया था आप लोगों को कि 2020 का सामाजिक विज्ञान का पेपर हमने दिखाया था आप लोगों को, 2017 का सामाजिक विज्ञान का पेपर दिखाया था, 2016 का हमने सामाजिक विज्ञान का पेपर दिखाया था, 2020 का भी हमने सामाजिक विज्ञान का पेपर दिखाया था। ये 4 पेपर हमने दिखाया था और सारे क्वेश्चन हमने नोट कराया था। तो आप लोगों का डिमांड था कि सर इन चारों से जो आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में, वो एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली ये वीडियो उसी के लिए है। इसी चारों में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप छाट के लिखा हूँ और जो कि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उसको किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार कर लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मुझे चाहिए 1000 लाइक। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है मुझे, पूरा छाट के हमें एक एक पॉइंट सबको लिखना पड़ा है। तो भाई 1000 लाइक तो बनता ही है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो आप तो मेरे लिए इतना करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितना क्वेश्चन आज की वीडियो में बताया जाएगा सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, किसी कीमत पर तैयार कर लेना है। पहला देखिए, पहला प्रश्न जो कि उससे लिया गया है और किसी कीमत पर आपको यह प्रश्न तैयार होना चाहिए, वह है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी इस क्वेश्चन को रट जाइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न हैं। कौन कौन? तो पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेशों पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। ये तो आपका पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नए फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया और इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रणाली की क्या किया? शुरुआत की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम पूछा था और दोनों परिणाम हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता दिया है। ये प्रश्न तैयार हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप उत्तर लिखेंगे कि 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के मुख्यमंत्री कौन? ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है और विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो आराम से इन क्वेश्चनों को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन था और कंप्लीट होता हुआ एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करके जाना है वह है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्त लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्त लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि पूना पैक्ट पर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी और इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थीं। क्या क्या? पहला था कि राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना और दूसरा था कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा है इसमें कि गांधी जी इस पैक्ट से असंतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को बिंदुओं से अलग नहीं मानते थे। दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर क्या आम सहमति बनी थी। तो जैसा कि आपने देखा कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें अच्छे तरीके से हमने लिखा है और यह प्रश्न आपको किसी कीमत पर रट जाना है क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अभी हमने प्रश्न देखा था क्या कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ और ये आपका इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ लिखेंगे तो उत्तर आप लोगों का है कि संयुक्त इटली की घोषणा जो 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसंपत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया और इस तरह इटली एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किससे घोषित किया। सबको मालूम है कि विलियम प्रथम को। तो 1871 ईस्वी में प्रसा के जो शासक थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रटे जाना है इन क्वेश्चनों को, क्या कर जाना है, रटे जाना है। अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है
कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो देखिए कैसे लिखेंगे उसका उत्तर कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि प्यार और अफसोस की जो शक्ति है एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिंसा हमेशा क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, वे कभी भी दया नहीं करते हैं। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको ये वाला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। किसी कीमत पे आप लोगों को इस प्रश्न को तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यह है, देखिए जो पेपर में पूछा गया है प्रश्न, जो भी इस 4 पेपर में प्रश्न है उसी को हमने छांट कर वो प्रश्न लेकर आया है कि ताकि सीधा एग्जाम में हिट करे वो प्रश्न। ठीक है, चलिए क्या था, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया गया था। मतलब इसी में से आप लोगों का जो पेपर में लिया उसी में से प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो उत्तर लिखेंगे कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी नमक सत्याग्रह चलाया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 2 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। छोटा ही प्रश्न 2 नंबर के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। तो लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का उपयोग किया गया था, जिसमें मशीन गन थे, आपके टैंक था, हवाई जहाज था और रासायनिक हथियार आदि शामिल उसमें थे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्लियर हो गया। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये दोनों प्रश्न पूछा गया था उसमें। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। और ये आप बोला पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये दोनों प्रश्न पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा पेपर दे के आएंगे, मेरा वादा है, मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार मैं तैयारी कराया हूँ आप लोगों को कि 2022 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इसके अंतर्गत ही रहेगा, पूरा का आंसर दे के आ पाएंगे। क्या है, पहले देखिए इस प्रश्न को नोट कीजिए। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। भारत में जो संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। ठीक है, किन किन कारणों से आवश्यक है। तो देखिए, संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है, वर्तमान समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं और इसको भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाए रखे जाता है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आराम से इन प्रश्नों को नोट कर और जब भी आप टाइम टेबल सेट किए हो पढ़ने का, उस समय आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुँचिए, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को पेपर देने में। इसके बाद प्रश्न चौथा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हम लोग कि जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर या उड़कर स्थानांतरित होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। तो मृदा पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है और मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र आदि की पूर्ति मृदा द्वारा ही होती है। इसके अतिरिक्त मृदा सर्वाधिक लोगों रोजगार प्रदान करती है तथा मृदाएं पर हो विभिन्न उत्पत्तियां उत्पन्न होता है और जिसमें पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीव जंतुओं को आवास व भोजन प्राप्त होता है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। मृदा क्षरण आपको समझा गया कि मृदा क्षरण क्या लाता है, क्या है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न देखिए पूछता है आप लोगों का कि बांगर और खांदर अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट,
बांगर और खादर में अंतर बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, सिंपल, आपको बांगर एक साइड हेडिंग डालना है, एक साइड आपको खादर हेडिंग डालना है। बांगर में लिखना है कि मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। जो भी मैदान की पुरानी मृदा होती है उसको हम बांगर कहते हैं, लेकिन नई तलछट जो द्वारा निर्मित होती है उसे हम खादर कहते हैं। ठीक है, फिर बांगर में लिखेंगे कि यह मैदान का ऊंचा भाग होता है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, लेकिन खादर में तो यह मैदान का निचला भाग होता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है। इसके बाद बांगर में लिखेंगे कि यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा होती है। किसके? खादर के अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा होती है, लेकिन खादर वो अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। मतलब कि बांगर से अधिक उपजाऊ मृदा क्या होती है? खादर होती है। ठीक है, इसके बाद है कि इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। किस में? बांगर में। लेकिन खादर में तो इस मृदा में तलछट के जमाव में भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये तो आपका बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कर दिया हमने। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है, जो कि आपको तैयार करके जाना है कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूछता है एग्जाम में कि जो भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला है कि विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता लिखेंगे इसमें कि भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्चावच के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन तथा अल्पलाइन वन प्रमुख है। यह आपका विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता हुआ। दूसरा क्या विशेषता इसकी है? आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा इसकी विशेषता लिखेंगे हेडिंग में। भारतीय वनों में आर्थिक रूप से लाभदायक वन संपदा पाई जाती है। वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियों आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। इसके बाद देखेंगे तीसरी हेडिंग है पर्णपाती वनों की अधिकता। पर्णपाती वनों की अधिकता लिखेंगे कि भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। ये वन शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसके बाद चौथा विशेषता है वन्य जीवों से समृद्ध वन। वन्य जीवों से समृद्ध वन लिखेंगे इसमें कि भारतीय वन वन्य जीवों से काफ़ी समृद्ध है। वनों की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इनमें विविध प्रकार के वन्य जीव, पशु, पक्षी तथा कीट पाए जाते हैं। इसके बाद पांचवा विशेषता प्रजातियां विविधता। क्या है? प्रजातियां विविधता लिखेंगे कि भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की तथा पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि जैव विविधता को प्रोत्साहित करती हैं। तो जैसा कि आपने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो हमने 5 विशेषता इसका बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना है वो है कि दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2019-2018 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया था। दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभ जो है निम्नलिखित है। कौन कौन? तो देखिए पहला लाभ है कि इस परियोजना के कारण जो है पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ है और इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा क्षरण, भूमि क्षरण की समस्या से भी मुक्ति मिली है। चलिए दूसरा जो इसके लाभ हुआ है कि इस परियोजना से लगभग 6600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है, जिसका उपयोग जो है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो लाभ हुआ है इसका नोट कीजिए कि इस परियोजना के द्वारा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है, जिसमें खाद्यान्नों एवं जूट का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लियर हो गया होगा कि दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभ हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। इसके बाद वाला प्रश्न तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है जल दुर्लभता को लेकर। सबको मालूम है कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके 2020 में प्रश्न पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का पेपर है यह, कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे कि जल की मांग की तुलना में मात्रा का कम होना जल अभाव कहलाता है, अथवा जल के विशाल भंडार अथवा नवीकरणीय गुणों के होते हुए यदि जल की कमी अनुभव की जाए तो उसे हम कहते हैं जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके मुख्य
कारण निम्नलिखित है, कौन कौन कारण है? तो देखिए, पहला जल का अति उद्वहन, मतलब जल का अत्यधिक उपयोग, जल का अत्यधिक उपभोग, ठीक है, जल संसाधनों का असमान वितरण और जल का प्रदूषण, ठीक है, इसके मुख्य कारण है जल दुर्लभता के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कृषि की किन 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की किन 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। लिखेंगे भारतीय कृषि की समस्या उत्पादकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, कौन कौन? तो कृषि की वर्षा पर निर्भरता, और दूसरा कृषि जोतों का छोटा आकार, और फिर इसके बाद है कि कृषि की पारंपरिक तकनीक, ठीक है। यह आपका 3 समस्या है भारतीय कृषि की, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। छोटा प्रश्न है, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उसमें 2020 में जितने मैंने 4 पेपर आप लोगों को दिखाया था, 2016 का, 2017 का, 2020 का, उसमें से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हमने छाट रखा है, इसको जो कि आपको बता रहा हूँ, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखेंगे, वे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी, टंगस्टन धात्विक खनिज है। लौहांश पाए जाने के आधार पर इसमें 2 भागों में विभाजित किया जाता है इसको, कौन? पहला लौह खनिज, लौह अयस्क मैग्नीज, दूसरा यहाँ पे अलौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, सीमा इत्यादि, ठीक है, सीसा इत्यादि। कह रहा है कि धात्विक खनिज को 2 प्रकार में बांटा गया, एक लौह खनिज, एक अलौह खनिज। लौह खनिज में जैसे लौह अयस्क आपका मैग्नीज हुआ है, और अलौह खनिज में जैसे बॉक्साइट और सीसा हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर। ये 2-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, फिर क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत को शामिल किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को ऊर्जा उत्पादन का मूल्य स्रोत माना जाता है, और प्रारंभिक काल से ही ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों को वर्तमान समय में पर्यावरणीय के अनुकूलन नहीं माना जाता है, और बॉम्बे एवं गुजरात को कच्छ क्षेत्र भारत के 2 प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किससे हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम भी हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण, 3 नंबर के लिए प्रश्न आता है। 3 गुण बताएंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। सड़क परिवहन के 3 गुण, पहला सड़क परिवहन की निर्माण लागत बहुत कम, अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ एवं आपके विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। और तीसरा कि सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामानों की ढुलाई में लागत भी अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। तो ये हमने सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताया आप लोगों को, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसे किसी कीमत पे। चलिए अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? बहुत ज़्यादा मोस्ट एमपी है। चलिए इसको लिखिए कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था। इसका जो नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ जो है आक्रोशित हो गई तथा उसने पुलिस बल पर हमला कर दिया और पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए। प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेरकर जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। और गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने भी आलोचना किया, किंतु गांधी जी ने अपने निर्णय पर अड़िग रहे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या
अर्थ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे कि 2 विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई। और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था ये प्रश्न। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों को किसी कीमत पे आपको इसे तैयार करके जाना है। तो इस तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न इन चारों के सेटों से हमने यहाँ पे तैयार किया है और आई होप आपको पसंद आया होगा। जरूर से आप इनको लिख लीजिए। और बहुत सारे इसके प्रश्न दीर्घ उत्तरी के कराने बाकी हैं, जो कि अगली वीडियो में आप लोगों को दीर्घ उत्तरी के भी और लघु उत्तरी के भी देखने को आपको इसमें बहुत सारे लघु उत्तरी के प्रश्न आपके बचे हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी भी, सबको इंक्लूड करा के पूरा का पूरा चारों सेट पेपर आप लोगों को मैं सोल्यूशन करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पेपर देके आइएगा, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। 1000 का लाइक हमने जो टारगेट रखा है 100% आप इसको अचीव कराने में हमारी मदद कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।